हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आज का आपके इस क्लास में। आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और ये क्लास हमारी डेली हो रही है। आपके यूपीएससी और पीसीएस वाले स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिस सीरीज है ये। चलिए, इस प्रैक्टिस सीरीज का सबसे पहले मोटिवेशन लाइन है कि जुनून होना चाहिए कामयाबी के लिए, सोच तो हर कोई लेता है। सोचने से सब कुछ नहीं होता है, उसके लिए तुम्हें जुनून की ज़रूरत होती है। आपके अंदर कामयाबी का जुनून होना चाहिए कि ये होना चाहिए अंदर से कि हाँ यार, ये मुझे करना है। देखो, आप पहले रात को सोच के सो गए और सुबह उठे तो आपके लिए, आपके ड्रीम्स के लिए कोई काम नहीं है। इसका मतलब ये है कि जिस रेट रेस में आप चल रहे हैं उसी रेट रेस में न जाने कितने और भी स्टूडेंट चल रहे हैं। तो इस रेट रेस से आपको अगर आगे चलना है तो भाई यहाँ से आपको निकलना होगा, है ना। चलिए, इसी मोटिवेशन के साथ आज की शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर इस क्लास को पहली बार ले रहे हैं तो भाई इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और क्लास को लास्ट तक देखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज क्लास का पूरा डेटा आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सवाल नंबर 1 है यहाँ पे कि राष्ट्रीय सुशासन केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के बारे में बात हो रही है, नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के बारे में। ये जो है इस पूछ रहा है कि लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, किस स्टेट में ये लोकेटेड होगा। उत्तर प्रदेश में होगा, उत्तराखंड में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में, कहाँ पर होगा। चलिए बात करते हैं, तो ये कहाँ पर होने वाला है। ये कहाँ पर होगा, तो ये होगा आपका उत्तराखंड में। कहाँ पर होगा, ये होगा आपका उत्तराखंड में। और अगर मैं आपसे पूछूं कि सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, अगर बात करें यहाँ पे सुशासन दिवस की, तो ये सुशासन डे कब सेलिब्रेट किया है हमने, तो ये सेलिब्रेट कब करते हैं, 25 दिसंबर की बात करें, 25 दिसंबर को हम सुशासन दिवस या गवर्नेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, 26 दिसंबर को कौन सा दिसंबर डे सेलिब्रेट करते हैं, 26 दिसंबर की बात करें, वीर बाल दिवस। इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। वीर बाल दिवस की बात करें ये, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखो, 2004 में ये स्थापित किया गया था राष्ट्रीय सुशासन केंद्र। और 2004 की बात करें तो वही श्रीलंका के एक वरिष्ठ अधिकारी थे, उनको प्रशिक्षित करने के लिए, उनके प्रशिक्षित में ये उत्तराखंड में मसूरी में जो है, उत्तराखंड के मसूरी में इसको स्थापित किया गया था। और इसने मलेशिया, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, केन्या, दक्षिण अफ्रीका और फिजी, इन ऐसे ऐसे कंट्रियों में लगभग 34 देशों के अधिकारियों पर शासन प्रदान किया गया था। तो इसमें जो कंट्री थे वो थे 34 कंट्री थे, ठीक है, टोटल बात करी जाए तो। अगला सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई थी। और ये सवाल आपने पीसीएस में बहुत अच्छे से देखे भी थे। तो भाई, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत 2015 में करी, 2018 में, 2020 में, 2022 में। देखो, आप इस चीज़ से बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि योजनाओं से संबंधित सवाल नहीं पूछे जाते हैं। योजनाओं से संबंधित सवाल हर एग्जाम में आते हैं, चाहे वो ग्रुप सी का पेपर हो, ग्रुप बी का हो, ग्रुप ए का हो, या किसी का भी हो, है ना। इसका सही आंसर होगा 2018। 2018 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसकी शुरुआत की जाती है। देखो, तो जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, फरवरी 2018 में इसको शुरू किया। और ये माध्यमिक देखभाल के लिए, साथ में जो थर्ड देखभाल है या तृतीयक देखभाल है, इसके प्रति 5 लाख रुपए का जो है बीमा दिया गया था परिवार के लिए। एक परिवार को 5 लाख रुपए का बीमा दिया गया था और ये बीमा प्रति परिवार को दिया गया था। इसकी शुरुआत आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य के तहत 2018 में होती है। और तीसरी बात है कि विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य की बीमा है, इम्पोर्टेंट हो जाएगा, जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई है। और वर्ल्ड की सबसे बड़ी वित्त पोषित योजना केंद्र सरकार की, जिसमें केंद्र सरकार का वर्ल्ड की सबसे बड़ी योजना जिसमें केंद्र सरकार ने सबसे ज़्यादा पैसा डाला है, वो ये योजना होगी। चलिए, अगला सवाल, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अगर इसकी बात करी जाए तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में हो जाएगा।
बलरामपुर में हो जाएगा, फर्रुखाबाद में, गौतम बुद्ध नगर में या झांसी में। जेवर एयरपोर्ट के नाम से कौन सा एयरपोर्ट है, आप मुझे बताएंगे। जेवर एयरपोर्ट की बात करी जाए तो जेवर एयरपोर्ट कौन सा हो जाएगा। और यूपी का नवीनतम बात करें तो यूपी का नवीनतम एयरपोर्ट की बात करें, ये कौन सा हो जाएगा, आपको पता है, अयोध्या। तो ये हो जाएगा आपका अयोध्या का, अयोध्या का। और नाम क्या हो जाएगा इसका, अगर बात करें तो इसका नाम हो जाएगा वाल्मीकि हवाई अड्डा। ठीक है, वाल्मीकि एयरपोर्ट की बात करें तो ये हो जाएगा वाल्मीकि एयरपोर्ट। ठीक है, और ख़ासकर इसको पर्यटन के लिए बनाया गया था, जो अयोध्या में है इसके लिए। तो ये कहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका गौतम बुद्ध नगर यानी कि जीबी नगर या गौतम बुद्ध नगर। और गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो जो नोएडा है, ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा को ही आप देखेंगे तो उसी में आता है आपका, जो गौतम बुद्ध नगर में आता है ग्रेटर नोएडा, और वही हवाई अड्डा है जो उत्तर प्रदेश में है, और इसको ही जेवर हवाई अड्डा का नाम दे दिया गया है। और ये इंटरनेशनल, एकमात्र इंटरनेशनल सबसे बड़ा हवाई अड्डा भी है ना। तो ये जेवर की बात करें, जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण ये उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में किया गया है। दूसरी बात, ये जो है देश का पहला, जो ट्रांजिस्टर हब की बात करें तो देश का पहला है जो ट्रांजिस्टर हब के रूप में विकसित किया गया है, और इसे जो है एशियाई प्रशांत ट्रांजिस्टर हब के रूप में डेवलप किए जाने की आकांक्षाएं भारत में पहली बार दर्शाई जा रही हैं। ठीक है, इसलिए ये और भी ज़्यादा हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल इसी में ही है, इसे स्विट्जरलैंड के जो ज्यूरिख हवाई अड्डा है इसके मॉडल पर, अच्छा ये आपसे सवाल पूछा जाएगा कि भारत का वह कौन सा हवाई अड्डा है जो स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख हवाई अड्डे के मॉडल पर बनाया जा रहा है, तो कौन सा है, स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख हवाई अड्डा, उसके मॉडल पर जेवर हवाई अड्डा बनाया जा रहा है जो नोएडा का है। ठीक है, दूसरी बात है कि इसका लक्ष्य यात्री उड़ान संचालन क्षमताओं को पूरे वर्ल्ड के स्तर पर मानकों के मानदंड को बढ़ावा देना है ना। चलिए अगला सवाल नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया है। तो भाई किस राज्य के खेल ने प्रतिभा खोज प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया है, बिहार में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में। आंसर हो जाएगा इसका बिहार, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार। चलिए बिहार की बात करें, बिहार ने खेल की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिभा खोज प्रतियोगिता जो है, इसमें खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता की शुरुआत करी है। दूसरी बात है कि 40,000 सरकारी माध्यमिक और उच्च स्तरीय माध्यमिक विद्यालयों ने लगभग 60 लाख बच्चों ने इसमें भाग लिया है। तीसरी बात यह है कि प्रतियोगिता में बाहरी स्कूलों के जो बच्चे हैं उनको भी भाग लेने के लिए कहा है। और तीसरी बात इसके बाद ये कि इसमें जो कुल पुरस्कार राशि है वो 10 करोड़ रुपए निर्धारित करेगी, टोटल जो इसमें टोटल प्राइज दिए जाएंगे, तो वो इतनी अमाउंट राशि रखी गई है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है कि जीवन बीमा निगम की जो है एक है बीमा सखी योजना। तो जीवन बीमा निगम की एक योजना है जिसका नाम है बीमा सखी योजना, ये किस राज्य से शुरू की गई थी। देखो उसी प्रकार का सवाल है, इम्पोर्टेंट है, स्टार मार्क करिए। और ये कहाँ से शुरू की गई थी, अगर इसकी बात करें तो भाई ये जो शुरू की गई है उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हरियाणा, ये शुरू कहाँ से की गई है, हरियाणा से शुरू करी है। ठीक है, अच्छा एक हरियाणा के पानीपत की अगर मैं बात करूँ तो अभी एग्जाम में देखा होगा, हरियाणा के पानीपत से एक योजना शुरू की गई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाई कोर्ट में शायद ग्रुप सी का पेपर था, उसमें आई थी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। अगर इस योजना की बात करूं तो ये योजना कब शुरू की जाती है, 2015 में। चलिए ये मैंने आपको कम से कम 50 बार ये योजना बता दी है क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना है इसलिए। और ये भ्रूण हत्या को रोकने के लिए स्टार्टिंग की गई थी हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा में लिंगानुपात, बाल लिंगानुपात और लिंगानुपात बहुत ज़्यादा डिफरेंट है ना। चलिए बहुत कम है।
तो यहाँ पे मैं बात करूँ, इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा में बीमा सखी योजना शुरू की गई है। देखो ये है क्या चीज़। पहली बात तो प्रधानमंत्री ने इसको जो है हरियाणा से शुरू करा है, पानीपत से, बीमा सखी योजना, ठीक है। दूसरी बात क्या है, 18 से लेकर के 70 साल की जो महिलाएं हैं इनके लिए योजना बनाई गई है। और इस योजना का मतलब यह है कि जो 70 साल से 18 साल के बीच में जो महिलाएं हैं उनका जो ध्यान है वित्तीय साक्षरता और बीमा जागरूकता पर ध्यान केंद्रित करना है, जिससे इस 18 साल से 70 साल के बीच की महिलाएं बीमा के लिए या जीवन बीमा की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करें। इसलिए दूसरी बात क्या है, इसमें जो है 3 वर्ष का प्रशिक्षण, यानी कि भाई इसमें तुम्हें 3 साल तक सिखाया जाएगा और साथ में इसमें वजीफा भी दिया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि तुम्हें बुलाया जाएगा, सिखाया जाएगा, उसके बाद में तुम्हें कुछ अमाउंट नहीं दिया जाएगा, तुम्हें इसमें वजीफा भी दिया जाएगा। और इसको शुरू किया है LIC ने, है ना। बीमा सखी योजना हरियाणा पानीपत से शुरू होती है। और महिलाओं के बीच की जो क्राइटेरिया रखा है, एज क्राइटेरिया रखा है 18 साल से 70 साल के बीच का, और वजीफा भी दिया जाएगा। और ये विकास जो एजेंट या विकास अधिकारी बनाए जाएंगे, मतलब जिस तरीके से कि ये महिलाएं जो हैं जीवन बीमा निगम को लेकर के, जीवन बीमा को लेकर के लोगों को क्या बोलते हैं, इसके बारे में बताएंगी, पॉलिसी बताएंगी। और इसके लिए उन महिलाओं को 3 साल तक बाकायदा पैसा मिलेगा, ठीक है। और इसके लिए 2 लाख महिलाएं लगभग रखी जाएंगी, और जिससे कि महिलाओं में भी जो रोजगार है, रोजगार भी डेवलप होगा, रोजगार में भी सृजन मिलेगा। अच्छा, और सभी के लिए जो है ये बीमा हो जाएगा, और इस बीमे के लिए जो है मजबूती भी मिलेगी, सार्वजनिक या सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा भी देगा, और गरीबी उन्मूलन पे भी ये काम करेगा। अच्छा, एक सवाल आएगा आपसे कि वजीफा कितना मिलेगा, है ना। यहाँ पे मैं लिखना भूल गई हूँ, वजीफे की बात करें तो इनको ना वजीफा मिलेगा 3 साल। पहले जो साल मिलेगा ये मिलेगा 7,000 रुपया पर मंथ। दूसरे साल जो मिलेगा ये मिलेगा 6,000 रुपया पर मंथ। तीसरे जो साल मिलेगा ये मिलेगा 5,000 रुपया पर मंथ। और ये वह महिलाएं होंगी जिनका क्राइटेरिया क्या होगा, 18 साल से 70 साल के बीच होंगी, और जो LIC की इस बीमे के बारे में बताएंगी, मतलब इसकी एजेंट होने वाली हैं, है ना। तो ये महिलाएं होंगी जिनको ये अमाउंट राशि दी जाएगी। चलिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी जाएगा, अभी तो खैर नहीं, करंट अफेयर का सवाल है ये। चलिए, सवाल नंबर 6, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना निम्नलिखित में से कब शुरू की गई थी। देखो, ये शायद मैंने आपको पढ़ाया भी था, ये 2011 में, 2013 में, 2015, 2018 कब शुरू की गई है योजना। ये योजना कब शुरू की गई है, ये योजना आपकी जो शुरू की गई थी, ये योजना शुरू की गई है 2015 में। अभी तो मैंने बताया था आपको, है ना। देखिए, अगर बात करें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की बात, तो ये प्रधानमंत्री ने शुरू करी थी 22 जनवरी 2015 को। उद्देश्य ये था कि जो बाल लिंगानुपात है इसकी कमी को, या इसमें जो बाल लिंगानुपात में जो लिंगानुपात है इसमें थोड़ी कमी करना, क्योंकि हरियाणा में सबसे ज़्यादा देखा जाए तो बाल लिंगानुपात में जो सबसे ज़्यादा जो है वो हरियाणा में ही देखा जाता है, तो इसमें कमी करना। साथ में इसमें क्या था कि जीवन चक्र में महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुद्दों का समाधान करना, और जो गर्भपात हो रहे हैं बच्चों के, या मैं कहूँ कि जो बाल लिंग अनुपात को लेते हुए गर्भ निर्धारण करवाने के बाद में जो बेबी गर्ल हैं उनका बाल निर्धारण करवा के गर्भपात करवाना, इसको कम करना। और ये योजना शुरू किसने करी थी, तो देखो केंद्र सरकार ने तो करी थी, लेकिन इसमें 3 मंत्रालयों का साथ था। 3 मंत्रालय कौन कौन से थे, महिला बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। तो ये 3 मंत्रालय थे, ये त्रिमंत्रालय का ये प्रयास है जो मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, स्टार मार्क कर लेंगे, ठीक है। चलिए, अगला सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 है कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित हो जाएगा। कुरुक्षेत्र में हो जाएगा, महेंद्रगढ़ में, चरखी दादरी में, या गुरुग्राम में। ये कहाँ पर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा गुरुग्राम में। कहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा गुरुग्राम। और ये कहाँ पड़ता है, ये भी है आपका हरियाणा में, है ना। चलिए, ये भी हो जाएगा आपका हरियाणा में। अब देखते हैं, देखो
पहली बात तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहे हैं, पक्षी प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग बोला जाता है ये। और प्रवासी साथ में जो स्थानीय है, इन दोनों पक्षियों का आवास माना जाता है। ठीक है। दूसरी बात, ये कहाँ पर हो जाएगा, हरियाणा के गुड़गांव जिले में हो जाएगा। और ये जो पार्क की जो दूरी है, दिल्ली से लगभग 50 किलोमीटर के दूर पर है, गुड़गांव से 15 किलोमीटर लगभग आसपास वाला एरिया माना जाता है। साथ में जो प्रवासी पक्षी होते हैं, मतलब जो वहाँ के स्थायी पक्षी नहीं हैं लेकिन वहाँ पर आते रहते हैं सितंबर में, है ना। सितंबर में यहाँ पे पक्षी आते हैं, तो सितंबर में पार्क में आना शुरू हो जाते हैं और मार्च अप्रैल तक यहाँ पर आराम से रहते हैं, उसके बाद में चले जाते हैं। गर्मी और मानसून के महीनों के दौरान पार्क में स्थानीय पक्षी प्रजातियाँ निवास करती हैं, बाकी टाइम में प्रवासी पक्षी भी यहाँ पर आते हैं। अगला सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 है कि यहाँ पे जो मार्वल्ड डक की है, यह मार्वल्ड डक की IUCN स्थिति क्या हो जाएगी? कम से कम चिंता का विषय है, या निकट संकटग्रस्त है, असुरक्षित है, संकटग्रस्त है। इस सवाल को भी ना आप स्टार मार्क कर लो, ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, क्योंकि जितने भी IUCN के सवाल आते हैं या फिर क्लाइमेट के आते हैं, ह्यूमन एम्पावरमेंट के होते हैं, वो सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा भाई, ये असुरक्षित है। कैसी है? तो अब यहाँ पे जो मार्वल्ड डक है, अगर इस प्रजाति की बात करें तो मार्वल्ड डक IUCN की लिस्ट में असुरक्षित है। ठीक है, यानी कि अगर बात करें तो ये असुरक्षित है। चलिए, पहली बात तो ये अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ है IUCN, यानी कि अगर इसकी बात करी जाए IUCN की, तो इसको हम इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेशंस कहते हैं, नेचर कहते हैं, है ना। और इसमें एक प्रजाति का नाम लिया गया है जिसका नाम है यहाँ पे मार्वल्ड डक, जो पूरे वर्ल्ड स्तर पर संकटग्रस्त है, पूरे वर्ल्ड में, है ना। इसीलिए इसको संकटग्रस्त जो है IUCN की लिस्ट में रखा गया है। दूसरी बात, मार्वल्ड डक एक मध्यम आकार की बत्तख होती है जिसके पंख कैसे होते हैं, भूरे और सफ़ेद रंग के पंख देखे जाते हैं, उसी को इसमें लिस्ट में रखा गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में तेंदुए की संख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश में तेंदुए बहुत ज़्यादा हैं, मध्य प्रदेश में है, कर्नाटक में है, या फिर महाराष्ट्र में है। तेंदुए कहाँ पर होंगे? अच्छा, अगर देखो बात करूँ मैं यहाँ पे तेंदुए की, चीते की, है ना, इन सब की, या लायन की, तो इन सभी की प्रजाति कहाँ पे बहुत ज़्यादा है? मध्य प्रदेश में। जबकि अभी भेड़ियों की बात करी जाए तो भेड़ियों की बहुत ही ज़्यादा बातचीत रही थी, भेड़ियों की प्लस में तेंदुओं की, तो जो ग्रामीण क्षेत्रों में रही है तेंदुए की बातें, तो ये रही है यूपी में। लेकिन अगर इनकी संख्या की बात करें तो इनकी जो संख्या है वो कहाँ पर ज़्यादा है? इनकी ये संख्या है आपकी कहाँ पर ज़्यादा है? ये हो जाएगी आपकी मध्य प्रदेश में ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, चलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। देखिए, जो देश में सबसे अधिक तेंदुए हैं ये हैं मध्य प्रदेश में। और तेंदुओं की बात करें तो जो तेंदुआ है ये पैंथेरा वंश का है। जो बिल्लियाँ होती हैं इनकी, यानी कि बिल्लियों का कह सकते हैं कि बड़ा रूप है ना। तो यहाँ पे कहें कि बिल्लियों में सबसे छोटा है, जैसे कि यहाँ पे बाघ, शेर, साथ में जगुआर तेंदुआ और हिम तेंदुआ है। ये विभिन्न प्रकार के आवासों के अनुकूल जो हैं अपने अपनी क्षमताओं के लिए जाने जाते हैं, जो सबके सब एक ही कैटेगरी के होते हैं, है ना। चलिए, तेंदुआ जो है एक रात्रिचर प्राणी है, यानी कि एक ऐसा प्राणी है जो रात में चलता है, रात्रिचर है, रात में शिकार करता है। और ये अपने क्षेत्र में जो है पाए जाने वाले शाकाहारी जानवरों की छोटी प्रजाति है, जैसे चीतल है, डॉग हियर है यहाँ पे, यानी कि जो हॉग डियर है, जंगली सुअर है, इन सबको खाते हैं, है ना। खासकर आजकल तो अगर देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी इनका, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी इनका प्रकोप बढ़ने लगा है, क्योंकि जंगल जैसे जैसे हम खत्म कर रहे हैं। अगला है सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 है कि पंजाब वन्यजीव संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू किया गया था? अब देखो, आपके लिए ना फैक्चुअल डेटा इंपॉर्टेंट है, डेट आपसे कई बार पूछे जा रहा है। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? 1959 में, 1962, 1967, 1970।
तो ये लागू किया गया था 1959 में। कब लागू किया गया था? 1959 में पंजाब वन्यजीव संरक्षण एक्ट लागू किया जाता है। ठीक है। दूसरी बात, इसके तहत 1971 में सुल्तानपुर में जो है एक झील का अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था 1971 में, जो पंजाब वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है इसके तहत ही। ठीक है। चलिए अगला सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 है कि आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई थी? तो भाई आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना कब शुरू की गई? 2020 में, 2024, 2023 या 2024? 2021, 23, 24, 20 कब शुरू की गई? अगर इसकी बात करें तो ये शुरू की गई थी 2020 में। अगर आपसे पूछे कि आपातकालीन क्रेडिट लाइन योजना कब शुरू की गई? 2020 में। देखो कोविड-19 का टाइम था, कोविड-19 पूरे वर्ल्ड में उस टाइम पे फैला हुआ था। तो कोविड-19 के संकट में जो है उत्तर केंद्र में जो है आत्मनिर्भर पैकेज के हिस्से के रूप में वर्ष 2020 में आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना शुरू की गई, जिससे लोगों को दिक्कत ना हो और लोग एक डिस्टेंस तो मेंटेन कर पाए लेकिन अपनी चीजें भी आराम से ले लें, है ना। इसका उद्देश्य की बात करें तो भाई इसका उद्देश्य क्या था? देशव्यापी लॉकडाउन के कारण अपनी परिचालन जो देनदारी हैं उनको पूरा करना और उनके लिए संघर्ष कर रहे जो छोटे व्यवसाय हैं उनको सहायता प्रदान करना ताकि ये खत्म ना हो जाए, इसलिए, है ना। चलिए अगला सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? इंपॉर्टेंट सवाल है, स्टार मार्क करेंगे। मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 2011 में, 2014, 2018, 2020? अगर इसकी बात करें तो ये 2014 में स्टार्ट होता है और केंद्र सरकार जिस टाइम पर बनती है तो अगर मैं कहूँ कि उस टाइम पे प्रधानमंत्री मोदी बनते हैं और इनके द्वारा कहें कि सबसे पहला जो काम था वो मेक इन इंडिया का ही था। तो ये शुरू किया गया था 2014 में। ठीक है, मेक इन इंडिया, और ये पूरे देश में एक अग्रणी वैश्विक विनिर्माण के लिए शुरू किया गया था। ठीक है। दूसरी बात क्या थी? इसका नेतृत्व भारत सरकार के वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के द्वारा किया जा रहा था। तो आपसे ये भी पूछेगा इसका नेतृत्व किसने किया था और कब शुरू किया गया था। दोनों सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। अगला सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम ये कब लागू किया गया? अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें तो इसको जो है कब इम्प्लीमेंटेड हुआ? 1969 में, 1972, 1980, 1985? तो भाई ये कब आता है? ये आता है 1972 में। और ये सवाल भी बहुत बार आपसे पूछा जा चुका है, आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा बिल्कुल। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आता है? 1972 में लागू किया जाता है। और भाई लिया आया क्यों था? तो जो जंगली जानवर हैं और साथ में जो पौधों की विभिन्न प्रजाति हैं इनको प्रोटेक्ट करा जाए, इनको सुरक्षित रखा जाए और आवास के प्रबंधन में जंगली जानवर साथ में जो पौधे हैं इनके व्यापार विनिमय को कंट्रोल किया जाए, कानूनी ढांचा प्रदान किया जाए। ऐसा नहीं है कि जो प्रजातियां खत्म हो रही हैं चाहे वो वनस्पति की हो या जीव की हो उन पे ट्रेड किया जा रहा है, भाई उनको तो प्रोटेक्ट करना है, उनके लिए भी। साथ में इस अधिनियम में जो पौधे हैं और जो जानवर हैं उनकी बात करें तो इन दोनों को अनुसूचियां भी सूचीबद्ध की गई थी कि इस अनुसूची में इसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, जिन्हें केंद्र सरकार के द्वारा अलग अलग स्तर पर संरक्षण और निगरानी प्रदान की गई कि जिनकी संख्या कम है उनको प्रोटेक्ट किया जाए, जिनकी संख्या ज़्यादा है उनको थोड़ा एक बार आसानी से भी देखा जा सकता है लेकिन टाइट से या कैड़ी नज़र से जो देखने की ज़रूरत है वो उनको है जो व्यापार के माध्यम से बिल्कुल लुप्त होती जा रही हैं। चलिए अगला सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार के बाहर या राज्य सरकार के बाहर के वाहनों पर हरित उपकर लगाने जा रही है? भाई कौन सी राज्य सरकार है जो राज्य के बाहर रहेंगे उन पर हरित उपकर लगाएगी? एक राज्य सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है, बिहार ने,
उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तराखंड सरकार, राजस्थान सरकार। आंसर क्या होगा? देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि अगर बिहार की बात करें तो पॉल्यूशन है और जनता भी बहुत है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान की भी सेम कंडीशन है। लेकिन उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में पॉल्यूशन भी कम है और जनता भी कम है। और उत्तराखंड, अभी जो देवभूमि उत्तराखंड है, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर हम देखते हैं तो उत्तराखंड में हरियाली बहुत है। इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए उत्तराखंड की राज्य सरकार जो बाहरी राज्यों से जो वाहन आ रहे हैं इन पर हरित उपकर लगाने वाली है। ठीक है, ये हरित उपकर लगाएगी इन पर। ठीक है, चलिए आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि उत्तराखंड सरकार जल्द ही राज्य से बाहर जाने वाले वाहनों पर हरित उपकर लगाएगी। तीसरी बात, यहाँ पे ग्रीन सेस एक प्रकार का जो है कर है जो सरकार के द्वारा पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से लगाया जाता है। अच्छा, उत्तराखंड ने भी बॉम्बे बॉकेट भी चलाया था, है ना? अगर बात करें उत्तराखंड का तो बॉम्बे बकेट की बात करें तो ये जो बॉम्बे बकेट है ये चलाया था जंगलों की आग बुझाने के लिए, है ना? जो जंगल हैं, अगर इन जंगलों की आग की बात करें तो जंगलों में जो आग लगी हुई थी इस आग को बुझाने के लिए ये वाला इसने भाई अभियान कहें तो ये अभियान चलाया था। अच्छा, अभी हाल फिलहाल में एक अभियान और चलाया था, पुराल लाओ और पैसा ले जाओ, है ना? ये भी अभियान इसीलिए चलाया था ताकि उत्तराखंड में जो भी सूखे पत्ते हैं, सूखी घास है, उनको ले जा कर के बेचा जाए और उनको डिकम्पोस्ट करके इनका खाद बना लेंगे और जो लेके जा रहे हैं उनको पैसा दे दिया जाएगा, जिससे आसानी से वनों की सफाई हो सकती है। सवाल नंबर 15 है कि सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भाई देखो, स्थापना के सवाल तो आते ही आते हैं, इम्पोर्टेंट है। 1955 में, 1960, 1964 या 1970 में? इसकी स्थापना की गई थी 1960 में। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें 1960 में स्थापना की जाती है। ठीक है, और ये जो है दो परियोजनाएं अगर बात करें तो सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में केवल दो परियोजनाओं, एक तो पूर्व में प्रोजेक्ट जो टस्कर है, ठीक है, दूसरी की बात जो उत्तर में प्रोजेक्ट है बीकन, इन दोनों प्रोजेक्ट के साथ की गई थी। तो आपके लिए ना एक तो प्रोजेक्ट बीकन इम्पोर्टेंट हो जाएगा और एक प्रोजेक्ट जो टस्कर है, दोनों इम्पोर्टेंट हो जाएंगे क्योंकि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन 1960 के तहत यानी कि की स्थापना के तहत संबंधित हैं। साथ में आप देखेंगे ये जो है बीआरओ जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है ये 11 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित है। 18 परियोजनाओं के साथ एक जीवन संगठन बना रहा है। तो भाई 11 राज्यों को कनेक्ट करता है, ये ध्यान में रखना है। 3 यूनियन टेरिटरी को बीआरओ कनेक्ट करता है। तीसरी बात, अब इसे उच्च या ऊंचाई वाले तथा कठिन बर्फीले क्षेत्रों में अग्रणी बुनियादी ढांचे की एजेंसी के रूप में मान्यता दी जा रही है, ये अलग बात है। सवाल नंबर 16, ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व को निम्नलिखित में से किस वर्ष टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया, सूचित किया गया? 2010, 2012, 2014, 2016? कब किया गया? चलिए बताइए, यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 2016 की अगर बात करी जाए तो 2016 में पीलीभीत टाइगर रिजर्व की बात करें तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व को जो है 2016 में टाइगर रिजर्व के नाम से घोषित किया गया। ठीक है, और ये हो कहाँ पे जाएगा अगर पीलीभीत टाइगर रिजर्व? ये उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि शाहजहांपुर जिले में आता है ये। अगर यूपी के किसी एग्जाम में पूछेगा कि किस जिले में आता है, शाहजहांपुर जिले में। और 2014 में टाइगर रूप में सूचित किया गया। सवाल नंबर 17, सरिस्का टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में हो जाएगा? बिहार में, उत्तराखंड में, हरियाणा, राजस्थान? कहाँ पर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा राजस्थान में। सरिस्का और रणथंभौर की बात करें तो जो रणथंभौर है, ये रणथंभौर भी, सरिस्का भी, ये कहाँ हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके राजस्थान में। अच्छा, उत्तराखंड में आपका जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जिसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है।
साथ में राजाजी नेशनल पार्क है, साथ में नंदा देवी नेशनल पार्क है। तो ये सब साथ में फूलों की घाटी है, ये सब उत्तराखंड में हो जाएंगे, है ना। चलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सरिस्का बाघ अभ्यारण्य अरावली में पड़ता है, जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे, राजस्थान के अलवर जिले में। दूसरी बात, 1955 में ना इसे वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया और 1978 में इसे बाघ अभ्यारण्य घोषित करा गया। वन्य जीव अभ्यारण्य 1955 में बना है और बाघों के लिए प्रोटेक्ट एरिया 1978 में बना है, जिससे ये भारत की जो है प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा भी बन गया। ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है। सवाल नंबर 80, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? 1998, 1998, 2001, 2002, 2005। तो इसकी बात करें तो ये 2005 में की गई थी। कब? 2005 में, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की बात करें तो भाई ये जो है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है, ये पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय हो जाएगा। इसकी स्थापना 2005 में टाइगर जो टास्क फोर्स है इसकी सिफारिश के बाद की गई थी। ये इम्पोर्टेंट है कि किसकी रिकमेंडेशन पर इसको स्थापित किया गया था, ठीक है। चलिए अगला सवाल नंबर 19, गंगोत्री धाम उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में है? चमोली में, उत्तरकाशी में, अल्मोड़ा, नैनीताल। तो ये कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा उत्तरकाशी में। कहाँ पर? उत्तरकाशी की बात करें तो ये उत्तरकाशी में जो है, उत्तरकाशी जिले में आता है गंगोत्री धाम, ठीक है। तो भाई ये उत्तरकाशी जिले में हो जाएगा और 4 धामों में से एक धाम मान्यता प्राप्त है। 4 धाम यात्रा उत्तराखंड राज्य में एक तीर्थ यात्रा सर्किट है, जिसमें हिमालय में स्थित 4 पवित्र हिंदू तीर्थ स्थलों का दर्शन कराता है। अगला सवाल और आज का लास्ट सवाल है सवाल नंबर 20, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें, नेशनल हाईवे अथॉरिटी यानी कि एनएचए की बात करें, एनएचएआई की, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो ये 1988 में, 1989, 1990, 1991 इसकी स्थापना की गई 1988 में। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो एनएचएआई है इसकी स्थापना 1988 के तहत की गई और ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के जो प्रशासनिक नियंत्रण है इसमें आता है। इसे राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के साथ साथ विकास के लिए, रखरखाव और प्रबंधन के लिए, अन्य छोटी परियोजनाओं के लिए भी कार्य निर्दिष्ट करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फिलहाल आज की क्लास को हम इतना ही करते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, वहाँ पे आपको सभी क्लास का पीडीएफ एंड सारी क्लास का अपडेट मिल जाएगा। चलिए आज की क्लास को रखते हैं इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।